ये वो इनसिक्योरिटीज़ हैं जिन्होंने वहाँ की यूथ को राइट विंग की तरफ लेके गए, अनएम्प्लॉयमेंट राइट विंग की तरफ लेके गई, इन्फ्लेशन, और सबसे बढ़ के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है इस वक्त यूरोप में, ये बेतहाशा है। पहले लोगों को जब वो रहते थे तो उनको वो जो कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी खाना, वो भी अब वहाँ पे लोगों को मुश्किल है उसका हासूल भी। जब वो ये देखते हैं कि कल तक हम इतनी आसानी से हमारा यूरोप तरक्की कर रहा था और आज अचानक से हमारा जो है ये हालात हो रहे हैं। और देखें वो यूरोप सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ ना, तो यूरोप को तो हिटलर ने तबाही मचा दी थी, अगरचे आखिर में खुद भी उसने खुदकुशी तो कर ली, लेकिन यूरोप का तो सत्यानाश कर दिया। अब यूरोप को अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए भी इमदाद की ज़रूरत थी। तो अमेरिका एक मार्शल प्लान के तहत उसको $73 बिलियन जो है, $12 बिलियन जो हैं, जो आज के $173 बिलियन बनते हैं, उसकी इमदाद देता है। और यूरोप फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने स्कूल, अपने हॉस्पिटल्स, अपना हेल्थ का निज़ाम और वो सारा, और फिर अमेरिका उनको कहता है, मुझे कभी कभी ये लगता है कि अमेरिका ने ना ये इंटेंशनली किया है कि यूरोप को हम अपने पाँव पे खड़ा होने ही नहीं देंगे। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप है जिसने आके दोबारा से उसको जगाया है, ओ भाई आप अपनी सिक्योरिटी का खुद ख्याल करें, हमारी तरफ हमेशा ना देखें, हमारी फ़ौज हमेशा आपको बचाने नहीं आ सकती। देखें जहाँ पे यूरोप की एक तरफ आपको तरक्की नज़र आती है ना, वहाँ पे उसके बहुत सारे आपको ड्रॉबैक्स भी नज़र आते हैं। वो यूरोप सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ठीक है बड़ी तरक्की कर गया, जंगें आपस में नहीं लड़ी, लिहाजा जो मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, और जो देखें शेर तब तक शेर है जब तक वो डेली शिकार करता रहे। एक शेर, बल्कि एक वाक़या मुझे अब याद आ गया, इसको मैं एसोसिएट करूँगा इसी के साथ, कि एक शेर जो कि जंगल में का बादशाह, जो कि 12-12 जंगली कुत्तों को अकेला शिकार कर लेता था, एक सर्कस वाले बंदे ने उस शेर को पकड़ा और एक पिंजरे में बंद कर दिया, और रोज़ उस शेर को बहुत 20-20, 30-30 किलो का जो गोश्त है पिंजरे में रख देना, वो खा खा के ये हट्टा कट्टा हो गया। ठीक है, और फिर 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया, और जंगल के अंदर जिन 12 जंगली कुत्तों को वो शेर अकेला शिकार करता था, 3 जंगली कुत्तों ने उस शेर का शिकार कर लिया। क्यों? शिकार करके खाना और चीज़ है और घर में बैठ के खाना और चीज़ है। कैपेबिलिटीज़ आपकी जो फाइट करने की स्पिरिट, जो लड़ने के लिए हर रोज़ आप सीखते हैं, जब आप जंग नहीं करोगे तो आप ये सारी चीज़ें भूल जाओगे, आपके हथियार पड़े पड़े उनको जंग लग जाएगा। ठीक है, और आप फिर कहेंगे जी जंगें तो हुई नहीं, अब हम तो नहीं लड़ रहे इनसे। आप मीडिया पे भी आके ऐसी बातें मत करो कि आप जंग हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप तमाम चीज़ों को पीस के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, वो कहते हैं कि हम पीसफुल नेशंस हैं और जो डेमोक्रेसीज होती हैं आर लेस लाइकली टू फाइट विद ईच अदर, वो आपस में कभी लड़ती नहीं है। जब लड़ेंगी नहीं तो लड़ने की सलाहियत भी आप खो देते हो। यूरोप के साथ यही हुआ है कि जब आपने 70-80 साल कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी, हाँ अमेरिका के साथ कभी अफ़गानिस्तान में नेटो फोर्सेस के जो हिस्सा हैं कंट्रीज़, कभी इराक़ के अंदर, कभी दीगर ममालिक में आपको नज़र आते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं माहीन कि जब नेटो फोर्सेस के साथ आपने बस जंगें लड़ी हैं, और आज उस पूरे यूरोप की अपनी फोर्सेस एक तरफ और यूरोप के अंदर सिर्फ अमेरिकन की फोर्सेस एक तरफ, लेकिन फिर भी जो अमेरिका यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए अपनी फोर्सेस को यूरोप में रखा हुआ है ना, उनकी तादाद ज़्यादा है उन फोर्सेस से जो अपनी यूरोप की है। अगरचे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको नज़र आता है ये 1.9 मिलियन है और अमेरिका की जो है वो इससे कम है, लेकिन वो कोई 10 लाख के करीब है अमेरिका की। तो लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखते हो तो बहुत सारे ऐसे फ़ौजी हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन में तो फ़ौजी हैं, लेकिन वो बाकायदा ट्रूप्स का हिस्सा या उनकी बाकायदा वो ट्रेनिंग लड़ने की नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी यूरोप के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठी हैं हमेशा से कि देखें ये जो आप काम कर रहे हैं ना तरक्की के नाम पे या वेलफेयर के नाम पे, आप तो सारे का सारा जो सिक्योरिटी का बजट है उसको आप वेलफेयर के कामों पे लगा रहे हो, सोशल जो प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए हुए हैं ठीक हैं, लेकिन खुदा के लिए आप अपनी सिक्योरिटी पे भी तवज्जो दो। नहीं सुनी यूरोप ने, और आज यूरोप उस जगह पे खड़ा है कि वहाँ पे एक सिर्फ रूस है, और उस रूस के से पूरा यूरोप डरा हुआ है, और उनको अब ये लगता है कि अगर अमेरिका हमारी बैक पे खड़ा नहीं होता तो यूक्रेन के बाद पोलैंड, और पोलैंड के बाद दीगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, और करते करते पूरे यूरोप की बारी आ जाएगी, दोबारा से यूएसएसआर बन जाएगा। और वही अमेरिका जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक एंटी कम्युनिज्म का चूरन बेचा है,
रैम्बो की मूवीज सारी कम्युनिज्म के खिलाफ बनाई हैं, ठीक है। और जितना कुछ भी कम्युनिस्ट करके उन्होंने फिल्में हों, टीवी हों, टॉक शोज हों, टेररिज्म हो, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हो, तो वहाँ पे आपको कम्युनिज्म के खिलाफ एक कैंपेन नजर आती है। उस मुल्क का जो सदर है ट्रंप, यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूरोप की तरफ से एक करारदाद आती है यूक्रेन वॉर के हक में, अभी परसों तरसों की बात है, और अमेरिका यूरोप के खिलाफ और रशिया के हक में उस करारदाद के हक में वोट देता है। How the tables turn. क्या ये तारीख कभी सोच सकती थी कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब अमेरिका अपने अलाइज यूरोप को छोड़कर अपना दुश्मन जिससे वो 70-80 साल लड़ा और आज तक वो एक सर्द जंग का फिनोमिना हमें नज़र आता है, उसके साथ आपको डोनाल्ड ट्रंप खड़ा नज़र आएगा। और यूक्रेन बेचारा पीट रहा है। ज़ेलेंस्की की जो ओवल ऑफिस में हुई है, क्या कभी तारीख ने ऐसा देखा कि एक मुल्क के सदर को या उसका जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसको आप सामने बिठाते हैं, पूरी दुनिया उसको लाइव देख रही है, और आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वो बातें जो बंद कमरों में बहुत कुछ होता है, डिप्लोमेसी में कान तक पकड़ लिए जाते हैं दूसरे सदूर के भी कि ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो। ये हो चुका है पाकिस्तान के अंदर भी, जब हमने ये धमाके वगैरह और जनरल मुशर्रफ का वो इवेंट हुआ था, कारगिल का वाक़या हुआ था और बुलाया गया था वहाँ पे, तो बड़ा कुछ होता है, ठीक है, और किताबों में वो चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन सामने कभी किसी ने नहीं देखा था कि डिप्लोमेसी ऐसे भी होती है। वैसे एक मैडमैन थ्योरी भी तो है ट्रंप साहब की इस सारे सिनेरियो में, आपको वो नजर आती है? ज़बरदस्त। देखें IR में जो मैडमैन थ्योरी है ना, उसका मतलब क्या होता है कि आप फियर्स जो हैं उसको बेचकर अपने आप को एक इर्रेशनल पर्सनालिटी जो है वो बनाकर क्राफ्टिंग होती है मीडिया में कि ट्रंप इज़ अनप्रेडिक्टेबल, एलोन मस्क इज़ अनप्रेडिक्टेबल, एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जो खसूसियात है वो दोनों को फिर इकट्ठा भी करती है, ठीक है। और ये इर्रेशनल है, इसके मुंह में जो आएगा ये बोल देगा, और ये कभी भी रैशनल होकर नहीं सोचेगा कि अच्छा मेरा कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या है। वो कहेगा कि अच्छा ग्रीनलैंड मैं आ रहा हूँ, आप मेरा 51 सूबा बन जाओ, ठीक है, स्टेट बन जाओ, कनाडा को कहता है, पनामा कैनाल मेरी है, मैं आ रहा हूँ उधर भी, ठीक है। और वो मिडल ईस्ट को कहता है जी गजा जो है वो कल को मैं इसको ओन करूँगा, मेरी फौजें होंगी, मैं इसको इस तरीका का एक टूरिस्ट पॉइंट बनाऊँगा। यह है मैडमैन थ्योरी, ठीक है। सदूर माजी के अंदर एक दो रोनाल्ड रीगन का आई थिंक वो दौर था कि उसने अपने आप को इस तरीके से क्राफ्ट किया हुआ था, या रिचर्ड निक्सन थे शायद, कि जिन्होंने क्राफ्टिंग ऐसे की कि मैं इर्रेशनल बंदा हूँ वियतनाम की वॉर में। और वियतनाम की वॉर के अंदर वियतनामियों को ये कह दिया गया और रशिया को भी ये कहा गया कि देखें ये सुनता किसी के नहीं है, जो इसके मन में आएगा ये करेगा, लिहाजा जो ये कहता नहीं ये मान लो, ठीक है। अब ये एक फियर को क्रिएट करके आप जब बारगेनिंग टेबल पे आते हो तो वो तमाम शराइत अपनी मनवा लेते हैं कि जो आप मनवाना चाहते हो। आप क्लेम यहाँ पे करते हो इतना बड़ा, और आपको पता होता है कि मैंने टेबल पे यहाँ पे क्लेम करना है, और इस मुल्क ने क्योंकि ये क्लेम भी नहीं मानना, लिहाजा मैं इतना बड़ा क्लेम करूँ। ये ऐसे ऐसे पठान होते हैं, कहते हैं जी ये 30 लाख का कंबल है और 30,000 में आपको बेच जाए, क्योंकि उन्होंने बेचना 30 पे था, लेकिन बताते इतना बड़ा है कि अच्छा नीचे आते आते बाजी सिर्फ आपके लिए, बाजी हाँ सिर्फ आपके लिए वो भी, ठीक है। ये है डोनाल्ड ट्रंप की मैडमैन थ्योरी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अपने आप को इस तरह की पर्सनैलिटी बना के क्राफ्ट कर लिया है। और जब भी वो किसी के साथ, अब देखें जो कुछ उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ किया है, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के सदूर हैं वो भी तो देख रहे हैं, वज़ीर आज़म भी देख रहे हैं, और कल को जो भी वहाँ पे बैठेगा उसके दिल की धड़कन कितनी बेतरतीब होगी, ठीक है। वो कहते हैं ना कांपे टांग जाती हैं, तो वहाँ पे ये वाली सिचुएशन भी आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी कि ये इस तरह का बंदा है। और दूसरी बात ये है कि देखें हम जब अब पॉपुलिज्म की बात करते हैं ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मुसोलिनी 1922 के अंदर वो आता है इटली में और फाशिज़म की बुनियाद रखता है, और इस वक्त इटली में न्यू फाशिज़म आइडियोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। मिलोनी जो वहाँ पे जॉर्जिया मिलोनी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, वो न्यू फाशिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करती हैं, और वो बुनियादी तौर पर उसी नाजीज़म को लेकर जो कि मुसोलिनी की एक सोच थी फाशिज़म, उसको लेके वो आगे बढ़ रही हैं, और अगेन इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, और वो सारा सेंट्रल स्टेट सेंटर्ड उनकी अप्रोच है सारी की सारी। इसी तरीके से आप आगे आ जाओ, पोलैंड के इलेक्शंस, स्वीडन के इलेक्शंस, जर्मनी के, फ्रांस के इलेक्शंस, और सबसे बढ़ के अभी जो पिछले हफ्ते जर्मनी में हुआ है। अब AFD जो पार्टी है ना, 2013 से पहले
तमाम राइट विंग पार्टीज को यूरोप के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की भी इजाज़त नहीं थी कि राइट विंग की तरफ जिन भी पार्टीज का टिल्ट है ना, वो इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकती थी। आज वो AFD इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनकी जो एलाइस वाइडल, उनकी जो सदर है पार्टी की, उनके साथ इलोन मस्क जो है ना, वो ट्विटर पे एक इंटरव्यू करते हैं लाइव, ठीक है, और पूरी ट्विटर कम्युनिटी को कहते हैं और जर्मनी को यह कहते हैं कि देखें ओनली AFD जो है कैन सेव द जर्मनी एंड इट इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर जर्मन्स कि वो इसको वोट दें। और पिछले इलेक्शन के अंदर कोई 10% वोट पड़े थे AFD को, और इस वक्त 20% वोट पड़े हैं। मतलब दूसरी सबसे बड़ी जमात जो है इस वक्त वो AFD बन के सामने है जर्मनी में। वो जर्मनी, वहाँ पे एक फायर वॉल का आपने सुना होगा कि फायर वॉल का मतलब क्या है कि जर्मनी की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक अनरिटन एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम कल को जो भी हो जाए, एट एनी सर्कमस्टांसिस वी विड नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट विद द कोलेशन ऑफ AFD, राइट विंग, ठीक है, जो मर्जी हो जाए हम इसको हुकूमत में नहीं आने देंगे। और फिर पिछले दिनों म्यूनिख के अंदर एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूरोपियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस वो एक स्पीच देते हैं, और स्पीच के अंदर जैसे एक उस्ताद होता है ना, बच्चों को स्पीच देता है, ये करो वो करो, तुम मसले में सबसे बड़ा मसला, अगर तुम फेल हो रहे हो तो तुम्हारा मसला है। वो वहाँ पे आके स्पीच में क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट द चाइना कि जो यूरोप के लिए थ्रेट है, इट इज़ नॉट द रशिया जो यूरोप के लिए थ्रेट है। सबसे बड़ा थ्रेट एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल, सबसे बड़ा थ्रेट यूरोप खुद है अपने लिए। और फ्रंट रो पे सारों के प्राइम मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, और उन सारों की वो कहते हैं तोते उड़े हुए हैं कि हमारे यूरोप में आके, म्यूनिख में आके यहाँ पे उन लोगों को फेवर कर रहा है जिनके हम अगेंस्ट हैं, राइट विंग। और वो ये कहता है कि देखें, अगर आपने अपनी ये चेंज ना की अप्रोच, कि आप ये कहते हो कि आप राइट विंग को हम आगे नहीं आने देंगे, तो वो बड़े तरीके से बात करता है जो वेंस है। वो ये कहता है कि देखें, जितना भी आपके मुखालिफ हो आवाज़, उस आवाज़ के ऊपर आपको पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, यही जमहूरियत का हुस्न है। लिहाजा जिनको आप ये जो आपने फायर वॉल लगाई हुई है जिन पार्टीज़ के ऊपर, उन तमाम पार्टीज़ के ऊपर फायर वॉल को ख़त्म करें और उनको आपकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा बनाएं, उनको हुकूमतों में आने दें, ठीक है। और फिर इसके साथ ही बाकी इलोन मस्क के हवाले से वो क्या बात करता है कि यूरोपीय यूनियन ने इलोन मस्क को कहा कि इस तरह के जो कंटेंट आपके ट्विटर में आ रहा है ना, एक्स के ऊपर, इसके ऊपर हम पाबंदी लगा रहे हैं, इसकी वजह से हमारी हुकूमतें जो है ना उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं और खौफ है, लिहाजा इनके ऊपर हम पाबंदी लगा देंगे। तो इलोन मस्क अगेन इस्तेमाल करता है DJ वेंस को, और वो अपनी स्पीच पे क्या कहते हैं कि अगर यूरोप ये चाहता है कि हम नेटो में उनके साथ रहें, अमेरिका, तो देखिए जो आप पाबंदी लगा रहे हो एक्स के ऊपर, ये पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इतनी पावर है इलॉन मस्क के, इतनी पावर है उसकी, ठीक है। तो ये है टेक्नो फ्यूडल्स पीपल, कि अब दुनिया में जो बादशाह रूल करेगा अपने इन टेक्नोलॉजी के टाइकोन्स के साथ करेगा। अब देखें, डोनाल्ड ट्रंप का जिन दुनिया के रीजन के हवाले से ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, लाइक अफ्रीका है, अफ्रीका के हवाले से वो कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कोई फॉरेन पॉलिसी में मैं क्या मेजर चेंजेस लाऊंगा। और इलोन मस्क जो है वो अपना तमाम जो स्टारलिंक का सेटेलाइट ग्लोबल इंटरनेट की फैसिलिटी है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ को दे रहा है, ठीक है। और अफ्रीकन कंट्रीज़ के जहाँ जहाँ डोनाल्ड ट्रंप नहीं है वहाँ वहाँ मैं आता हूँ। जब भी कोई हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप को कहती है कि देखें ये आप गलत कर रहे हो, ट्विटर की वजह से हमारे मुल्क में ये कुछ हो रहा है और लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसको आप ख़त्म करो, तो एक फ़ोन आना है अमेरिका की तरफ से, ठीक है। और वहाँ के जो सदर होंगे अफ्रीकी कंट्री की बेचारी की औकात क्या अमेरिका के सामने, वो फ़ौरन से उनकी बात को मानते हुए एलोन मस्क के सारे कारोबारी जो मफादात हैं या कारोबारी जो उनकी इंटेंशंस हैं, वो बाय यूजिंग द गवर्नमेंट ऑफिस एंड प्रेसिडेंट ऑफिस, और बहुत सारे लोगों ने तो यही कहा है कि सामने आपको डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहा है, बैक हैंड पे, बैक पे इलोन मस्क और दीगर टाइकॉन्स हैं,